स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने भाषा को पढ़ा था और अंत में आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे ताकि आप उसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकें, और बहुत से लोगों ने आप लोगों में से दिए भी थे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो हमारा था भाषा। भाषा हो जाएगा, और भाषा में हम लोगों ने लगभग सारी चीजों को देख लिया था, जैसे भाषा के प्रकार, भाषा के रूप और भाषा के कौशल। अगर हम भाषा के प्रकार की बात करेंगे, एक बार हम पिछली क्लास को थोड़ा सा देख लेते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार की बात करें तो 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार से भाषा के जो रूप हैं वो भी 3 हो जाएंगे, और भाषा के कौशल, भाषा के जो कौशल हैं वो 4 हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो भाषा के जो प्रकार बताए थे वो आपको 3 बताए थे, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। उसी आधार पर भाषा के जो रूप बताए गए थे वो 3 बताए गए थे, बोली, परिनिष्ठित भाषा या उपभाषा और राष्ट्रभाषा। भाषा के जो कौशल हैं वो 4 बताए थे, शुभोपली यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इस प्रकार से इन तीनों चीजों को देख लिया था। इसके बाद में आपको वीडियो के लास्ट में 3 क्वेश्चन दिए थे कि आपको इनका जवाब देना है। हम वो तीनों क्वेश्चन को समझ लेते हैं, बहुत आसान थे। सबसे पहला हमारा प्रश्न ये था कि हिंदी में बोलियां, हिंदी में कितनी बोलियां हैं। उसके अलावा व्याकरण वर्तनी की दृष्टि से हिंदी में बोलियां, व्याकरण वर्तनी की दृष्टि से हिंदी में बोलियां। और इसके अलावा था भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी में बोलियां। ये 3 प्रश्न हमारे हो जाएंगे। पहला है हिंदी में बोलियां, तो आप सभी लोग जानते हैं हिंदी में जो बोलियां हैं वो कितनी हो जाएंगी भाई, 18 हो जाएंगी। हिंदी में 18 हो जाएंगी, कहीं कहीं पर आपको 19 भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो 18 जो हैं वो ठीक मानी जाती हैं, यही ज़्यादा पूछी भी जाती हैं। हिंदी में बोलियों की संख्या 18 हो जाएगी। व्याकरण वर्तनी की दृष्टि से हिंदी में जो बोलियां हो जाएंगी, इसका भी जवाब आपका 18 ही हो जाएगा। इसका भी जवाब 18 हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था कमेंट बॉक्स में। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो हिंदी में बोलियां हो जाएंगी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी में जो बोलियां पूछी गई हैं या हिंदी में जो बोलियां बताई जा रही हैं भाषा विज्ञान की दृष्टि से, तो वो 8 हो जाएंगी। ये 8 हो कौन कौन सी जाएंगी, तो आप सब लोग जानते हैं पश्चिमी हिंदी और प्लस पूर्वी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, इनके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियों की संख्या है वो 5 हो जाएगी, और पूर्वी हिंदी की बोलियों की जो संख्या है वो 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इनको मिलाकर जो बोलियां हो जाती हैं वो 8 हो जाती हैं। ठीक है, तीनों के जवाब समझ लीजिए। हिंदी में बोलियां अगर आपसे पूछा जाए या हिंदी में कितनी बोलियां हैं, 18 हो जाएंगी। व्याकरण वर्तनी की दृष्टि से हिंदी में बोलियां 18 हो जाएंगी, और भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी में बोलियां 8 हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने जो प्रश्न दिए गए थे वीडियो के लास्ट में उनका जवाब समझ लिया है। अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वो भाषा के अंतर्गत ही पढ़ना है अभी, कि जो हमारी भाषाएं हैं या बोलियां हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका कितना महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका कितना महत्व है, उन चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आज का टॉपिक होने वाला है। आप एक हेडिंग लगा लीजिए, हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। ठीक है, हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, यानी कि हिंदी जो है या हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं, हमारी 18 बोलियां हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना महत्व हो जाएगा।
तो कुछ देश हैं जहां पर हमारे भारत की तो बोलियां हैं वो, लेकिन विदेश में यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो एक भाषा के रूप में बोली जाती हैं। जैसे एक देश हो जाएगा तजुवेकिस्तान। इसी प्रकार से एक दूसरा देश हो जाएगा जिसका नाम है फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिडाद। हम लोगों ने देखिए 6 देशों के नाम लिखे हैं, तजुकिस्तान, फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना और त्रिनिडाद। तो अगर हम इन देशों की बात करेंगे, इन देशों में हमारी जो बोलियां हैं भारत की, वो इन देशों में भाषाओं का रूप रखती हैं। जैसे अगर हम तजुकिस्तान या तजुकिस्तान की बात करते हैं तो यहां की जो भाषा हो जाएगी वो ब्रजभाषा हो जाएगी। यहां पर जो भाषा बोली जाती है वो ब्रजभाषा बोली जाती है। और तजुकिस्तान में ब्रजभाषा को तजुवेक्री ब्रज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या हम ब्रजभाषा कह सकते हैं या तजुवेक्री ब्रज भी कह सकते हैं। ठीक है, तजुवेक्री ब्रज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ब्रजभाषा जो है वो तजुकिस्तान में बोली जाती है। एक ऐसा देश है तजुकिस्तान जहां पर ब्रजभाषा बोली जाती है। इसके अलावा अगर हम फिजी की बात करते हैं तो फिजी एक ऐसा देश है जहां पर अवधी बोली जाती है, जहां पर अवधी भाषा जो है बोली जाती है। मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना और त्रिनिडाद। देखिए एक बोली यहां पर हो जाएगी हमारे भारत के हिसाब से जिसका नाम हो जाएगा भोजपुरी। मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है और मॉरिशस की राष्ट्रीय भाषा भी भोजपुरी घोषित कर दी गई है। बहुत महत्व है। सूरीनाम में भी भोजपुरी बोली जाती है, गुयाना में भी भोजपुरी बोली जाती है और त्रिनिडाद में भी भोजपुरी बोली जाती है। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्वरूप हमें इसका देखने को मिल रहा है। तजुकिस्तान में ब्रजभाषा बोली जाती है, फिजी में अवधी बोली जाती है, मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना और त्रिनिडाद में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। वहां की जो भाषाएं हो जाएंगी वो इस प्रकार हो जाएंगी जो हमारे भारत में बोलियों का स्वरूप रखती हैं। ठीक है भाई, तो ये अंतरराष्ट्रीय स्वरूप हो जाएगा। और देखिए कुछ विशेषताएं हैं विदेशों की, तो हम उन विशेषताओं को देख लेते हैं। कुछ लेखक हैं जो बहुत ज्यादा उनका नाम हुआ है और भारतीय जो लेखक हैं या कवि हैं उनकी उपाधि मिली है उनको। देखते हैं ऐसे कौन कौन से हो जाएंगे प्रमुख। समझिए एक चीज आप लोग याद रखना, हिंदी में बोलियां हैं, हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली बोली है वो भोजपुरी हो जाएगी। हिंदी की बोलियों में सर्वाधिक बोली जाने वाली भोजपुरी है। ठीक है, हिंदी की बोलियों में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो बोली हो जाएगी वो भोजपुरी हो जाएगी। इसी आधार पर अगर हम देखते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से, यानी कि लोगों की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से चीनी अंग्रेजी, ठीक है, चीनी अंग्रेजी की बाद में बोली जाने वाली जो सर्वाधिक या सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी हो जाएगी। यानी कि पहले नंबर पे चीनी बोली जाती है,
दूसरे नंबर पर अंग्रेजी बोली जाती है और तीसरे नंबर पर जो स्थान आ जाता है वो हिंदी का आ जाता है। पूरे विश्व की बात हो रही है। देखिए भाई, जनसंख्या की दृष्टि से चीनी, अंग्रेजी के बाद हिंदी, जनसंख्या की दृष्टि से चीनी, अंग्रेजी के बाद हिंदी संसार की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से चीनी, अंग्रेजी के बाद हिंदी संसार की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हो जाएगी। पहले स्थान पर चीनी है, दूसरे पे अंग्रेजी है और तीसरे स्थान पर जो आ जाती है वो हिंदी आ जाती है। देखिए, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आज जान लेंगे। मॉरिशस के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अभिमन्यु अनंत, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है उनका नाम। और उन्होंने क्या किया है, 14 उपन्यास लिखे हैं और लगभग 200 कहानियां लिखी हैं। मॉरिशस के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अभिमन्यु अनंत। उन्होंने 14 उपन्यास लिखे हैं और लगभग 200 कहानियां लिखी हैं, उनकी रचना की है। और उनके उपन्यासों में जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है उसका नाम हो जाएगा लाल पसीना। यानी कि उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं वो प्रेमचंद के आधार पर लिखे हैं। जिस प्रकार से ग्रामीण परिवेश को लेकर, गरीबों को लेकर, दलित को लेकर, इस प्रकार से जो शब्दों का प्रयोग किया है प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में, तो उसी आधार पर, उन्हीं के तर्ज पर मॉरिशस के अभिमन्यु अनंत ने भी लिखा है। इसीलिए अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। ठीक है भाई, लिख लेते हैं इसको। मॉरिशस के अभिमन्यु अनंत ने 14 उपन्यास एवं लगभग 200 कहानियां लिखी। लगभग 200 कहानियां लिखी हैं। इनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास लाल पसीना है। ठीक है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय उपन्यास इनका लाल पसीना हो जाएगा। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। ठीक है भाई, तो अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 14 उपन्यास लिखे हैं, लगभग 200 कहानियां लिखी हैं, वो भी प्रेमचंद के तर्ज पर लिखी हैं। और सबसे लोकप्रिय इनका उपन्यास हो जाएगा जिसका नाम है लाल पसीना। तो इसी तरीके से ये धीरे धीरे वहां पर प्रसिद्ध लेखक के रूप में उभर के आए हैं और इनको मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाने लग गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए और समझते हैं।
देखिए इसके आगे समझिए, फिजी में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जोगिंदर सिंह कंबल। ठीक है, फिजी में एक व्यक्ति हैं जोगिंदर सिंह कंबल। इनको फिजी का प्रेमचंद कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भी प्रेमचंद की ही तर्ज पर बहुत सारे उपन्यास और कहानियों का संकलन किया है, बहुत सारी कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। तो ये पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, फिजी के जोगिंदर सिंह कंबल को फिजी के जोगिंदर सिंह कंबल को फिजी का प्रेमचंद कहा जाता है, प्रेमचंद कहा जाता है। ठीक है, फिजी के जोगिंदर सिंह कंबल को फिजी का प्रेमचंद कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये भी एक ऐसे लेखक हैं, ये भी एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने क्या किया है, प्रेमचंद के ही आधार पर बहुत सारी कहानियों का संकलन किया है। इनकी बहुत सारी कहानियां हो जाएंगी, जैसे सवेरा लिखा है इन्होंने, धरती मेरी माता, ठीक है, करवट, इस प्रकार के जो उपन्यास हैं वो इनके द्वारा लिखे गए थे। म्यांमार में ब्रह्मदेश नामक पत्रिका एवं फिजी सरकार का जो सूचना विभाग है, ठीक है, तो वहां पर शंख नामक पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है जो हिंदी में हो रहा है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं विदेशों में भी, जैसे म्यांमार है, जो म्यांमार देश है, म्यांमार की एक पत्रिका है और इस पत्रिका का नाम क्या हो जाएगा, ब्रह्मदेश। ठीक है, इस पत्रिका का जो नाम हो जाएगा वो ब्रह्मदेश हो जाएगा। इसका संकलन, इसका जो प्रकाशन है वो हिंदी में हो रहा है। इसी प्रकार से जो फिजी सरकार का सूचना विभाग है वहां पर शंख नामक पत्रिका का भी प्रकाशन हो रहा है। फिजी का सूचना विभाग, ठीक है, जो सूचना प्रसारण विभाग है वहां पर शंख जो पत्रिका हो जाएगी, शंख नामक पत्रिका का भी प्रकाशन हिंदी में हो रहा है। तो ये बहुत प्रमुख हो जाएगा। म्यांमार में एक पत्रिका चल रही जिसका नाम है ब्रह्मदेश, और फिजी का जो सूचना प्रसारण विभाग है वहां पर शंख नामक पत्रिका जो है उसका प्रसारण किया जा रहा है, यानी कि उसका संकलन किया जा रहा है। और ये जो पत्रिकाएं हैं वो हिंदी में ही हैं और ये एक प्रमुख हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पर हिंदी की बोलियों के रूप में या फिर जो भारत की बोलियां हैं कहीं ना कहीं भाषा के रूप में उनका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। ठीक है भाई, तो आज हम लोगों ने जो समझा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी जो है या हिंदी का स्वरूप कहाँ कहाँ पर है उस चीज को समझा है। इसके अलावा हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित या फिर हिंदी के अंतर्गत जो भी सम्मान दिए जाते हैं, जो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं शुरुआत से लेकर अब तक बहुत प्रमुख उन लोगों को सम्मान दिए गए हैं, पुरस्कार दिए गए हैं, तो इन चीज़ों को समझेंगे। और इसी के साथ में हम लोग आ जाते हैं, हमारा जो पहला चैप्टर हो जाएगा व्याकरण के अंतर्गत, वो भाषा को समझ लिया है। अभी तक हिंदी का इतिहास या फिर हिंदी की उत्पत्ति से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़ लिया है। इसके बाद में हम लोग जो है वर्णमाला को पढ़ेंगे। वर्णमाला के अंतर्गत सारी चीज़ें एकदम A to Z, कोई भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। और जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं, पुराने जो भी पेपर होते हैं, SSC हो गया, मतलब SSC GD हो गया, पुलिस हो गया, SI हो गया, RO ARO हो गए, उसमें जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन सब प्रश्नों को साथ में जोड़ के ही पढ़ेंगे, ताकि किसी भी परीक्षा में जहां पर हिंदी आती है इन सभी में तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को अपडेट करते हुए हिंदी में जितना बढ़ पाएगा एकदम डीप तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत सटीक तरीके से पढ़ेंगे, डाउट वाला कुछ भी नहीं रहेगा, डाउट की गुंजाइश नहीं रखेंगे, लेकिन बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे, समझने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को पढ़ लिया है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।